व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान की आला अदलिया के दो अहम तरीन जजेस, जिनमें से एक जस्टिस फ़ायज़ ईसा जो है वो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी हैं, उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस दायर कर दिया है। और हमें तो नहीं पता रेफरेंस की डिटेल्स क्या है, इवन जज साहब को भी नहीं पता था। तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लेटर लिख के पूछा कि अखबारी इतलात के मुताबिक आप लोग करने जा रहे हैं, तो वो तफसीलात भी बताई जाएँ क्या है। जस्टिस फ़ायज़ ईसा जो है बड़े अपराइट, ऑनेस्ट, इंडिपेंडेंट जज हैं और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी हैं। मतलब जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ख़त्म होने जा रही होगी और इलेक्शन जो है वो आए चाहता होगा, तो नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो जस्टिस फ़ायज़ ईसा की चीफ जस्टिस ही के अंदर होना है एज ए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस। तो ऑब्वियसली चीफ जस्टिस का बड़ा एक अहम रोल होता है। उस सारे तनाजुर के अंदर जस्टिस फ़ायज़ ईसा को के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा गया और बहुत से लोगों के नज़दीक, ख़ासतौर पर अपोजिशन के नज़दीक, ये अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश है जो हुकूमत वक्त कर रही है। आज अपोजिशन की मेन पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस सिलसिले में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बड़ी तवज्जो की तालिब है। वो ज़रा पहले देख लेते हैं। एक जाली वजीर आज़म जो आमराना सोच रखता है, उसने जो अदलिया पर हमला किया है, मुस्लिम लीग नून वो बर्दाश्त नहीं करेगी। और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये हदायत की है कि सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी होगी मुस्लिम लीग नून और इस जाली वजीर आज़म, वोट चोर वजीर आज़म के इस हमले को नाकाम बनाएगी। और कल इंशाल्लाह हमारी जो सुबह आला क़यादत की मीटिंग है उसके अंदर ये फैसला होगा कि हम इस मुज़ाहमत की शक्ल क्या होगी और हम इस मुज़ाहमत को, इस हमले को जो अदलिया के ऊपर इस नालायक वजीर आज़म ने किया है उसको हम नाकाम बनाएंगे। हैरानकुन बात है, नून लीग अदलिया की डिफेंस में निकलेगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जिनके मुतालिक अगर आपको ये लगे कि वो अदलिया का एहतराम करते हैं, हम भी समझते अदलिया का एहतराम करते हैं, लेकिन जब बात आए उनके अपने लोगों के केसेस के ऊपर तो ज़रा लहजा उनका तल्ख हो जाता है। मैंने लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू किया, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे इंटरव्यू में मैंने सवाल किया। सवाल तो वज़ीर आला पंजाब के हवाले से था, जिनकी सरजनिश की कोर्ट ने पुलिस के मामलों में मुदाखलत की तनाजुर में, लेकिन इमरान खान साहब का जवाब जो था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, वो उससे लगता कुछ ऐसे बादी नज़र में कि वो कोर्ट के कुछ एक्शन से खुश नहीं होते। तो बहुत से लोगों के नज़दीक इसको भी, इस एक्शन को क्या उसी तनाजुर में देखा जाए जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर वो केस भेज रहे हैं। लेकिन पहले इमरान साहब की बात सुनते हैं जिससे तासुर भरा कि कोर्ट के इंडिपेंडेंट डिसीजन जिसमें उनके लोगों को, वज़ीर आला को या किसी और को बुला के सर्जनिश की और जायज़ सर्जनिश की, कोर्ट ने इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, उस पर प्राइम मिनिस्टर का जजेस और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से क्या रिएक्शन था, ज़रा वो भी सुन लेते हैं। उस्मान बुज़दार हैं चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब के। उनके पास एक आदमी आके रिपोर्ट करता है और ठीक रिपोर्ट करता है कि किसी की बेटी जो होती है बुशरा बेगम की बेटी, उससे पुलिस ने ज्यादती की है। एक चीफ एग्जीक्यूटिव क्या वो पुलिस ऑफिसर को बुला के पूछ नहीं सकता? ये कौन सी दुनिया में होता है? चीफ जस्टिस ने कई बड़ी जबरदस्त काम किए, लेकिन मुझे थोड़ा सा इतराज है उनके ऊपर। एक चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रोविंस का, वो क्या कर रहा है? उसकी कोई गलती है ये कि वो पूछ रहा है? पुलिस वाले से पूछे ना, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो जिम्मेदार है जी। और जैसे काजी फ़ायज़ ईसा के इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के में जो लेके गए हैं हुकूमत, इसमें और इबाहम और शकूक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इसलिए भी उभरे कि गवर्नमेंट ही के एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस बात पर रिज़ाइन किया कि ये केस बादी नज़र में बोगस है और ये आज़ादी अदलिया को मजरू करने के मुतरादिफ है। जैसे काजी फ़ायज़ ईसा के दो बड़े अहम डिसीजन आए हैं, एक मेमोगेट कमीशन केस में जिसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी को नाराज़ किया ऑब्वियसली, और सानिया कोयटा केस में जिसमें मुस्लिम लीग नून को नाराज़ किया, जिसमें वकला जो है उनकी शहादतें हुई थी और उन्होंने ये कहा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री, यानी चौधरी निसार फखर इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना काम सही तरह नहीं किया। तो ये बड़े मशहूर उनके डिसीजंस थे, बड़े इंडिपेंडेंट डिसीजंस थे, और जिससे चलता पता कि बड़े इंडिपेंडेंट और धड़ल्ले वाले जज है, जैसे एक जज को होना चाहिए। हम बात करेंगे इमरान खान साहब की गवर्नेंस पे भी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। इंडिपेंडेंस ऑफ अदलिया जो है उसके सुरखेल अली अहमद कुर्द साहब रहे, उन्होंने मूवमेंट चलाई, सही जज को बहाल किया या गलत जज को बहाल किया, लेकिन उससे कम से कम एक फ़ायदा हुआ कि जजेस ने ये सीख लिया कि प्रेशर के अंदर नहीं आना। लेकिन अब हुकूमत का ये टैक्टिक जो है, अगर ये गलत है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस अगर ये बायस्ड है, जिसकी जैसे कि लग रहा है एडिशनल अटॉर्नी जनरल के रेजिग्नेशन से, जो उनका अपनी आदमी है गवर्नमेंट का, तो फिर ये आज़ादी अदलिया के ऊपर एक और वार है। और ये क्या नया पाकिस्तान में हम ये देखने के लिए बैठे थे।
मैं अली अहमद कुर साहब के पास जाऊँगा, लेकिन बाकी के पैनल्स का तारुफ करा दूँ। मुजाहिद बरेलवी साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड जाज एवान साहब, शायद भट्टी साहब ऐसा मौजूद हैं। कुर साहब, आपकी फर्टर्निटी का केस है, पहले आपके पास ही आ रहा हूँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में राइट नहीं है हुकूमत का, अगर किसी जज के मुतालिक उनको ऐसा लगे तो वो भेज दें। इसमें कोई छंबे की बात क्या है? ऑपोजिशन इसमें इतना वावला क्यों मचा रही है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल रिज़ाइन क्यों कर रहे हैं? वकला बाइकआउट हड़ताल क्यों कर रहे हैं इस पर? नहीं, देखें, इस वक्त कामरान साहब हम इस 21वीं सदी में रह रहे हैं और बिल्कुल सारी दुनिया में और हम सब, हमारे पास ये असूल है यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे कि हर आदमी नेक नियति से जो काम करना चाहे वो काबिल कबूल होता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी मैला फीडे होती है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। अब देखिए, ये रेफरेंसेस जो फाइल हुए हैं, इनमें बाकी जजेस का भी नाम है, 2 बाकी गालिबन हाई कोर्ट के जज साहबान हैं, एक काजी फैज़ ईसा जी जी। असल रेफरेंस आप यूँ समझे काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ है। और काजी फैज़ ईसा से सवाल पैदा होता है कि ये बज़ाहिर तो ये है कि हुकूमत ने ये फ़ाइल किया रेफरेंसेस, मगर सिर्फ ये हुकूमत के कहने पे नहीं है। जो इस मुल्क की बड़ी ताकतवर मुक़्तदर हल्के हैं, ये उनकी तरफ से उनके कहने पे ये रेफरेंस फ़ाइल हुआ है। आपने कभी, आप इस सारी दुनिया की जुडिशल हिस्ट्री को आप उठाकर देख लें, किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ख़िलाफ़ सिर्फ एक रिव्यू या नज़रसानी जिसको हम कहते हैं वो फ़ाइल हो सकती है। मगर फैज़ाबाद धरना, इस्लामाबाद धरने के मुतलिक जो काजी फैज़ ईसा का जो जजमेंट था, उसमें अब तक 5 नज़रसानी की दरख्वास्तें फ़ाइल हो चुकी हैं सब की तरफ से, एक ABCD जिनके नाम है सब की तरफ से। ये पहली दफ़ा हुआ है। इसका मतलब कुछ हल्के हैं, हुकूमत है, लोग हैं जो काजी फैज़ ईसा को पसंद नहीं करते। और ये वही काजी फैज़ ईसा साहब हैं जस्टिस जो साकिब निसार के दौर में, वो साकिब निसार जो अपनी मर्जी से, अपनी बादशाह से इसने सुप्रीम कोर्ट को चलाया, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसने सारी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत और एहतराम हमेशा कहता रहा, आपके प्रोग्राम में कहा, दूसरे के प्रोग्राम में कहा कि बाकी जज साहबान को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मगर मुझे अफसोस है बाकी जज साहबान ने आवाज़ नहीं उठाई। आवाज़ जो उठाई वो सिर्फ और सिर्फ काजी फैज़ ईसा साहब थे। अब देखें, काजी फैज़ ईसा साहब अगर एक इंडिपेंडेंट, बिल्कुल मैं जानता हूँ उसको, मैं जानता हूँ बहुत इंडिपेंडेंट सोच का आदमी है, सिर्फ आइन और कानून को देखकर बात करेगा, ना इसके चेहरे को देख के फैसला देखता है, ना इसकी अहमियत को देखकर जो है अपनी जजमेंट, अपनी राय बदलता है। उसने साना कोयटा में जो कमीशन रिपोर्ट उसने दी, उसने गलत तो नहीं कहा। उसने कहा कि जो इंटीरियर मिनिस्टर है उसकी कोताही है। और उसने गलत कब कहा? वो इंटीरियर मिनिस्टर आज तक, इतना बड़ा वाकया हुआ, आज तक वो इंटीरियर मिनिस्टर कोयटे में ताज़ियत के लिए नहीं आया। वो इंटीरियर मिनिस्टर कभी उसने एक लफ्ज़ कोयटे के साने के बारे में नहीं कहा। तो क्या अगर जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने गलत उस कमीशन में उसके बारे में राय दी? तो इस लिहाज से मैं बैसियत वकील के कहता हूँ और फार्मर सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट के हैसियत से कहता हूँ, और बहुत और वजूहात के लिहाज से मैं जो बात कहता हूँ, एक मेरी राय है, उसमें वकीलों की राय शामिल होती है। ये जो प्रोसीडिंग हो रही है काजी फैज़ ईसा के खिलाफ, हम इसको ज़बरदस्त अंदाज में, शदीद अंदाज में हम इसको रेजिस्ट करेंगे और हम देखते हैं ये कैसी प्रोसीडिंग होती है आप ये कह रहे हैं किस तरह काजी फैज़ ईसा के खिलाफ। कुर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह आप लोगों ने इफ्तिखार चौधरी साहब और जो बाकी के जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, जिनमें से आई थिंक अक्सरियत आप लोगों की मूवमेंट के तहत बहाल हुए जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं इस वक्त, तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह की मूवमेंट आप लोगों ने चलाई उस वक्त, तो अब आप यही मूवमेंट इस तरह की चलाएंगे दोबारा जस्टिस फैज़ ईसा के लिए? आप ये कह रहे हैं? देखिए कामरान शाह साहब तो शर्मिंदा है चौधरी इफ्तिखार और काजी नहीं, एक मिनट, चौधरी कामरान शाह साहब, जी चौधरी इफ्तिखार और काजी फैज़ ईसा में बहुत बड़ा फर्क है। वो तो है। हाँ, अगर देखें, मैं बहुत बड़ा फर्क है, आप इस फर्क को देखें। देखें ना, जैसे मैं बताता हूँ कुर साहब, जस्टिस फैज़ ईसा साहब ने कभी जाली पर्चियाँ नहीं पेट्रोल की दी होंगी इधर उधर मुबैना तौर पर, कभी उन्होंने अपने बेटे के लिए उसके बिजनेस एड्रेस को उन्होंने वो नहीं दिया होगा, एलाबाई नहीं दी होगी, उन्होंने कभी कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए अपने ही बेटे का केस अपनी अदालत में लगा के खुद ही मुंसिफ नहीं बने होंगे। ये तो फ़र्क है, इतना तो मुझे पता है। आगे बताएं क्या फ़र्क है जी। मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत जो है उसको मैं
जो एक डेंजर एरिया में दाखिल हो रही है, तो ये रेफरेंस जिस तरीके से जिस नीयत से दाखिल की गई है इसको हम वकला तस्लीम नहीं करते हैं। और बहुत मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मूवमेंट चलाएंगे कुर्द और भाई के नहीं चलाएंगे? कामरान शाह साहब, अगर साकिब निसार दरमियान में नहीं आता, एक बात, और 31 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस हो रहे थे, आसिया वाला केस अगर वो अनाउंस नहीं करता और अगर आज मैं सुप्रीम कोर्ट का बार का प्रेसिडेंट होता, फिर मैं इसको आपको जवाब देता। मगर अब भी मैं आपको ये जवाब दे सकता हूँ कि बहुत कुछ हो सकता है। मैं अगर सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट नहीं हूँ तो मैं वैसे भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। Right. सिर्फ पेशावर से मैं रवाना हो जाऊँ, कराची तक बहुत कुछ कर सकता हूँ। वाह जी वाह, कराची तक आप पहुंचे तो मुझे मुजाहिद बरेलवी साहब याद आए। मुजाहिद साहब कराची आ रहे, कुर्द साहब कितना वार्म वेलकम करेंगे आप इनका? अदलिया की बहाली दोबारा मूवमेंट चलाने का सोच रहे हैं? जी जी मुजाहिद साहब। कुर्द साहब जो है हमारे बहुत ही, मैं सीनियर तो नहीं कहूँगा, बुजुर्ग नहीं कहूँगा, लेकिन सियासी तौर पर बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ये पहले हैं और वकीलों के कायद बाद में। भुट्टो साहब के दौर में ये 4 साल इन्होंने कैद काटी थी। कमाल। बाद के दिनों में भी इन्होंने जो वो जेली है, ये बाकी ये वकीलों वाले नहीं है, ये जो जिन्होंने करा, और ये एक अलग कबीले के आदमी हैं। बदकिस्मती से जो है कुर्द साहब से एक मैं तो अपने बुजुर्ग दोस्त की अगर निशानदेही करूंगा तो तनकीद के ज़िम्मे में नहीं लिया जाएगा। आज जो है चाहे चौधरी एतजाज़ हों, चाहे अली अहमद कुर्द हों, चाहे मुनीर मलिक हों, जितने भी बारों के सरखेल थे चौधरी कोर्ट बहाली के, आज सब शर्मिंदा होते हैं। तो ये तो सही कहा आपने। ये मैं आपके साथ हूँ। तो एक बरेलवी साहब मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। एक तो ये कि इस पर ये एक अलग मौजूद है। लेकिन मुजाहिद बरेलवी साहब, इसमें आपका भी कसूर है, मेरा भी कसूर है, मीडिया का, क्योंकि जब शुरू में वकला निकले थे पूरे पाकिस्तान नो मैंने जनाब देखे, मेरा नहीं, मेरा तो ये था कि मुझे जब तक, मैं तो बहुत छोटा एंकर हूँ क्योंकि असल तो लोग आप लोग हैं, पूरे सरसे में मुझे 6 साल तक उन्होंने इंटरव्यू ही नहीं दिया। वो मुझे इंटरव्यू सिर्फ इसी वजह से मिला, वो अली अहमद कुर्द साहब के दोस्त होते हैं न्यूयॉर्क में, राना रमजान, उन्होंने कहा नहीं भाई मुजाहिद बरेलवी इतना बुरा आदमी नहीं, उसको इंटरव्यू दे दो। मेरा तो सामने ही नहीं हुआ उनका। लेकिन अलग मौजूद है। लेकिन मुजाहिद साहब, मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया ने जिस तरह 1 लाख वकला की मूवमेंट को 1 करोड़ की मूवमेंट दिखाया, ये तो मीडिया का भी तो रोल है इफ्तिखार चौधरी को हीरो बनाने में। वरना पूरे पाकिस्तान में 1 लाख ही वकला थे ना, बाकी तो हमने कैमरों के एंगल से दिखाया मजमा, बंदा तो बाहर निकले कोई नहीं। जी, और अल्लाह उनको सेहत दे। उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कियानी साहब को, वो ना होते तो नवाज शरीफ साहब जोर लगाने में कुछ भी नहीं होना था। जी, हमारे इन मीडिया के सरखेलों को जो आपके बैठे हैं और उस वक्त के जो उसका हुआ 12 लफ्ज़ के पास में, देखिए कादी फायद ईसा साहब हुए, मैं ख्याल उंगलियों में चंद लोग ऐसे हैं जो एक रहे, जैसे दोराब पटेल हुए, उनका नाम देखें आज भी इज्जत से लेते हैं, उससे पहले जैसे एम.आर. कियानी हुए, वरना तो कुर्द साहब को पता है, हमारे यहाँ जस्टिस मुनीर से लेकर आपको पता है, और होना चाहिए कुर्द साहब को कि जनाब हैदराबाद जेल में 4 फाटकों के अंदर आपके बड़े बड़े पाए के जज बैठते थे जब नेशनल अवामी पार्टी के लोगों पे केस चलाया गया था। जजेस हजरात तस्वुर कर सकते हैं, इस्तिगासा के वकील भी मंटो साहब के साथ जेल के अंदर, सफाई के वकील भी, या बख्तियार अटॉर्नी जनरल का कोयटा, वो भी जेल में। उस जमाने में 4 पाठकों के अंदर अदालतें रखती थी, किसी ने आवाज नहीं उठाई थी जो कुछ हुआ था। तो ये हमारी जुडिशरी पास। लेकिन मुजाहिद साहब, मेरा सवाल है आपसे, सर ये जस्टिस फायद ईसा अगर इतने क्रेडिबल जज हैं, इनके खिलाफ हुकूमत क्यों जा रही है? ये मेरा सवाल है असल में आपके नजर में। लेकिन बात यह है कि अब तो खैर ये अब ये नए पाकिस्तान की हुकूमत, अब बोलते इनकी अपनी हुकूमत ही नहीं है, ये अब आपको पता है। उस दिन मैं उस तस्वीर देखकर मुझे वाकई अफसोस हुआ कामरान, और आप भी, मुझे लगता है आप मुझे इल्म है कि गो के हम लोग अपनी इंडिपेंडेंट रखते हैं, लेकिन हम खास आपको वक्त भी देना चाह रहे थे, उनके लिए नर्म गोशा भी रखना चाह रहे थे। लेकिन जब मैंने तस्वीर में देखा बीच में बैठे हफीज़ शेख पीपल्स पार्टी के, फिर खुसरो बख्तियार, फिर फिरदौस आशिक ऐवान, फिर हम्माद हदर, तो मैंने कहा तहरीक इंसाफ कहाँ गई? हुकूमत वो बाजू वाली गली से निकल गई। तो इस तस्वीर के बाद अब ये हुकूमत या तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म जो कुछ भी करें,
उनको पास की हुकूमतों का तसलसल ही समझना चाहिए। वो जो नए पाकिस्तान की या तब्दीली की उम्मीदें जो थी, मुझे अफसोस है कि बहुत जल्द दम तोड़ गई, और जिसका एक हम देख रहे हैं कि काजी फायद ईसा जैसे शख्सियत पर ये जो रेफरेंस आया। राइट, ये बड़ा जी आपने कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कर दिया, आपने भी, कुर्द साहब ने भी। इरशाद भट्टी साहब, माजी की हुकूमत का तसलसल ही लग रही तहरीक इंसाफ, जिस तरह जस्टिस फायद ईसा के ऊपर रेफरेंस दायर किया और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एहतजाजन मुस्तफ़ी हो गए। आपके नज़दीक ये क्या कहानी चल रही है सारी? देखिए कामरान भाई, पहली बात तो ये कि मैं बड़ा मोतरफ़ हूँ जज साहब का, मुझे बड़े पसंद हैं ये जस्टिस अतरम मिनल्ला, जस्टिस ये खोसा साहब, जस्टिस ईसा फाइज़ काजी साहब और सारे जजेस साहबान, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं अट्रैक्ट करते हैं मुझे। और लेकिन इसके बावजूद कि जस्टिस ईसा फाइज़ काजी साहब ने हुदैबिया का भी डिसीजन दिया हुआ है जो हम में से किसी ने जिक्र नहीं किया, और डिसीजन देकर जो उन्होंने कहा कि इस पर कोई डिस्कशन नहीं हो सकती, वो मुझे आज भी मेरे दिल में चुभन है कि क्यों डिस्कशन नहीं हो सकती, क्यों नहीं किया जा सकता। हम जब आप डिसीजन दे देते हैं तो उसके बाद तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है, तो आप जैसे जज ने ये क्यों नहीं कहा। नंबर 2, आ जाए आइन का आर्टिकल 209 है, कुर्द साहब को तो हम सुन तरीके यानी इनके तो पीछे होते हैं। क्या हो गया है, मेरा कहने का मकसद है क्या हो गया है, ये रेफरेंस अगर दायर कर दिया गया, ये कौन सी हुकूमत की दुश्मनी है कि ये कौन सा अदलिया पर हमला है, ये कौन सा अदलिया को दबा रहे हैं। ना करें ऐसे खुदा के लिए, यानी क्या आसमान गिर गया है, क्या जुल्म हो गया है, क्या कोई गैर कानूनी हो गया है। एक इल्ज़ाम है, मुबैना इल्ज़ाम, मुबैना रेफरेंस, मुबैना सारी कुछ चीज़ें जुडिशल कमीशन के पास जाएगा, सदर मुमलकत ने लिखा है, आप जाएगा, वहाँ जाएंगे जज साहब के पास, वो 5 मिनट में फ़ारग हो जाएगा अगर कुछ भी नहीं हुआ तो। क्या जज साहब को हम यानी क्यों इस मुल्क में ऐसा बनाते हैं कि किसी सियासतदान पे बात आए तो पार्लियामेंट पे हमला है, जमहूरियत पे हमला है, और सिविलियन बालादस्ती पर हमला है। अगर जज साहब पर बात आए तो पूरी अदलिया पर हमला है, अगर साफ़ी पर बात आए तो पूरी साफ़त पर हमला है, अगर इस पे वकील पे बात आए तो पूरी वकालत पर हमला है, अगर किसी जनरल साहब की बात करें तो पूरी फौज पे हमला है। क्यों क्या करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ। आज मैं अभी आपके टिकर्स देख रहा था, 200 फौजी अफसरान के खिलाफ उन्होंने फौज ने दी हैं, और आज भी सजाए मौत दी है, एक ब्रिगेडियर को, एक दूसरे अफसर को, और एक कोर्ट मार्शल भी हुए हैं जी, बड़े लोग, उम्र कैद दी है। लेफ्टिनेंट जनरल को उन्होंने 14 साल कैद दी है जो कोर कमांडर रह चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पूरी फौज पे हमला हो गया है? क्यों इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं आप सारे मिल मिला के। कल आप हंसते अभी कह के मार रहे थे आप सारे मिल मिला के इफ्तिखार चौधरी साहब पर, अब वो चले गए और साकिब निसार चले गए तो वो कहकों के काबिल ही रह गए हैं, और आज आप एक और फिर वैसे ही एक हवा क्रिएट कर रहे हैं इस मुल्क के आगे। क्या कर लिया फिर? आज मिसाल के तौर पर बिलावल साहब की आप सुन लें, बिलावल साहब कह रहे हैं कि ये जी उन जजेस पर हमला हो रहा है जो जमहूरियत पसंद है। आज मुझे पता चला कि कुछ जजेस अमरीत पसंद भी हैं। अब नाम बताएं मुझे कि कौन से अमरीत पसंद हैं, कौन से जमहूरियत पसंद है। क्यों करना चाहते हैं आप ऐसा? आप मरियम साहबा को सुन ले, जस्टिस कयूम वाली मरियम, सुप्रीम कोर्ट पे हमले वाली मरियम, अवामी अदालतें लगाने वाली मरियम, और जजों की पर्ची, 5 बंदों ने मेरे वोट की पर्ची को ख़त्म कर दिया। हम कोई भेड़ बकरियां जो इनके फैसले माने? साकिब निसार की बदतरीन डिक्टेटर, गुस्सा नाद इनके लफ्ज़ों में, कोई खैर की तवक्को नहीं। तो आपके नजदीक ये रेफरेंस मेरिट पे गया, ठीक है जी। सुन ले मुझे नहीं सुन ले, एक मिनट जी सर, एक मिनट सिर्फ दे दीजिए, घड़ी देख के दीजिए, हमेशा नहीं देते होते लेकिन आज एक मिनट चलो मैं देता हूँ, मेरी तो घड़ी चलती नहीं। आप पहले बड़ी मेहरबानी सर, आपकी बहुत सोनी गड्डी वाले, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, पिंडी में जलसे में इन्होंने कहा तराजू ऊपर लाओ स्टेज पर तराजू, मैं तराजू जरा देखूं, और वो तराजू स्टेज पर मंगवाया। क्या हो गया है भाईजान, क्या हो गया? क्या आपको इसमें कोई हर्ज है? जस्टिस ईसा फाइज़ काजी की डिग्निटी, रिस्पेक्ट, इज्जत कोई खतरे में थोड़ी पड़ी है। उन्होंने भी देखे, उन्होंने सदर मुमलकत को खत लिखा है, भाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुबैना रेफरेंस आया है तो चीफ जस्टिस को लिख लें। कल तक हम लीक्स कहते थे, लीक से किरदार को कैसे लीक हो गया? और वो देखें जो अटार्नी जनरल, एडिशनल अटार्नी जनरल, यानी इनको अटार्नी जनरल आपने बनाया था जो चाहते हैं कि कोई अगर किसी पर इल्ज़ाम लगे तो वो क्लियर ना हो सके, यानी वो चाहते हैं कि इस तरफ देखे ही कोई ना। ये कल तक आप सारे कहते थे ये मुकद्दस गाय है, ये फलाना है, ये फलाना है, इनका एहतसाब क्यों नहीं होता? लो जी भट्टी साहब, 1 मिनट भी हो गया और वो
आज 14 जून को समात हो रही है इस रेफरेंस की, अब वो नो मोर मुबैना। मैं आगे जाऊंगा मेजर जनरल रिटायर्ड जहां जवान साहब की तरफ। कुर साहब ने कहा है कुछ ताकतवर मुक्तदर हल्के जो है उनके एमा पर ये दायर हुआ है, मैं चाहूंगा आप इसको जरूर रिस्पॉन्ड करें। नहीं, ये दायमी बदगुमानी है, ये दायमी जैसे दायमी कब्ज होती है वैसे दायमी बदगुमानी है। चले इसका जवाब जनरल साहब देंगे और बाद में कुर साहब से भी इस पे इंटेक लूंगा। जी जनरल साहब, योर टेक ऑन इट। कामरान शायद जो अभी बाद में आप सवाल कर रहे हैं इस पे तो नो कमेंट्स, नॉट वर्थ अ कमेंट, इसलिए मैं इस पे बात करना ही नहीं समझता। जो जस्टिस फायज ईसा साहब की बात है, कोई शख्स किसी अदारे से बड़ा नहीं है और कोई अदारा हुकूमत वक्त से या मुल्क से बड़ा नहीं है। जस्टिस फायज ईसा अगर बहुत अच्छे जस्टिस हैं, बहुत मोतबर शख्सियत हैं, बहुत दयानतदार जज हैं, तो दिन जजेस के पास ये मुकदमा जा रहा है, क्या उनकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है? क्या चीफ जस्टिस ये अच्छा पॉइंट है। और जस्टिस गुलजार की क्या उनकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है? अगर इनके ऊपर कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स का केस है, मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, तो अगर ये नहीं होगा तो ये सुरखरू होंगे और बाइज्जत होंगे और जिन्होंने भेजा है उनको शर्मिंदगी होगी। और अगर आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस गुलजार की जजमेंट की सलाहियत पे, उनकी इंडिपेंडेंस पे, उनकी इंटेग्रिटी पे कोई शक नहीं है, तो वावेला किस बात का है? मेरे ख्याल में भट्टी साहब ने कूजे में दरिया बंद कर दिया है कि मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हो, क्यों अदारों को मुकद्दस गाय बनाते हो, क्यों अफराद को मुकद्दस गाय बनाते हो। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है, भले वो कोई भी हो, बनाए ये बात सही है, भेजें अदालत में और उनको फेस करने दें। बिल्कुल ठीक है जी, ये बात तो वैसे सही है कि अभी मैंने मेरे सामने जा रहे हैं, हम अदालतों में जा रहे हैं, जज अदालतों में नहीं जा सकते। अभी देखें जी, फौज में बड़ा एहतसाब हुआ, आर्मी चीफ ने 2 फौजी अफसरान की सजा की तौसीक कर दी। इसमें एक ब्रिगेडियर है राजा रिजवान जिनको मौत की सजा सुनाई गई, जबकि जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल को 14 साल कैद बामुशक्कत की। तो बड़ी अच्छी बात है कि हर जगह एहतसाब हो रहा है। 200 अफसरों को जी पिछले 2 साल में, पिछले 2 सालों में जी, ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है। मैं एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आऊंगा तो मौजूदा गवर्नमेंट की गवर्नेंस पे जरूर बात करेंगे, क्योंकि अगेन ईद आई खड़ी है और लोगों के पास तेल डलवाने के पैसे नहीं, कपड़े खरीदने के पैसे नहीं और आखिरी रोज़ों की इफ्तारियों के पैसे नहीं, क्योंकि महीना भी अब तो एंड हो गया है। ये तमाम चीज़ें इमरान खान साहब की गवर्नेंस के ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद। हालांकि उन्होंने अब वही कुछ किया जो पिछली गवर्नमेंट ने किया, एमनेस्टी स्कीम हो, बाहर जाके कर्जे लेने हो, वॉट एवर, वो सब कुछ किया, उसके बावजूद चीज़ें संभल नहीं रही बहुत से लोगों के नज़दीक। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पर। व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। मैं इस चीज़ से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में कोई सेक्रेट काउज नहीं होनी चाहिए। हमने देखा अभी आज ही, कि मैं आपको दोबारा अगर बता दूँ जिन लोगों को नहीं पता, कि ये जो लिस्ट आई हमारे सामने पिछले 2 साल में जितने अफसरों को कोर्ट मार्शल हुआ, उनका एहतसाब हुआ, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल यानी इस लेवल तक के लोगों का एहतसाब फ़ौज करती है। तो ऑब्वियसली ये बात सही है भट्टी साहब की भी, जनरल साहब की भी, कि जब इस तरह का एहतसाब होता है तो ये कोई पूरी फ़ौज की उस पर हमला नहीं हो जाता, लेकिन ये एहतसाब इंडिकेट करता है कि एक इदारे के अंदर एहतसाब का अमल जारी है और ये एहतसाब हर जगह होना चाहिए। हमने अपने सहाफ़ी बरादरी में देखा, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हथकड़ियाँ लगी हुई थी और वो गए, तो हमने इस पर यह एहतजाज नहीं किया कि डॉक्टर शाहिद मसूद को अगर हथकड़ियाँ लगा दी तो पूरी सहाफ़त जो है वो पाबंद सलासल हो गई है। बिल्कुल उस केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो है बुलाया, सहाफ़िया को बुलाया और उनसे भी मुशावरत करने की कोशिश की, तो ये होता है। और इसमें जजेस भी ऑब्वियसली अबव द लॉ नहीं है। हम जस्टिस फायज ईसा को बिल्कुल ये नहीं समझ रहे कि वो इस तरह के जज होंगे, लेकिन रेफरेंस दायर करना जो है वो एक नॉर्मल एक्ट है। अगर उसमें कोई गलत बात साबित होगी जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल के इस्तीफे से लग रहा है, तो ऑब्वियसली वो भी सामने आ जाएगी, क्योंकि आगे खोसा साहब जैसे क्रेडिबल जज बैठे हुए हैं और ये वो अदालत है। और जजेस का तो मामला बड़ा ज़बरदस्त है कि उसमें ये नहीं होता कि जजेस को पार्लिमानी कमेटी के आगे पेश कर दिया गया तो उनकी सुबकी हो गई, या जजेस को किसी आम ट्रायल कोर्ट में पेश कर दिया गया। उनके तो एहतराम को देखते हुए उनके ही कोलीग्स जो हैं वो उनको बेसिकली सुनते हैं, तो उनके कोलीग्स पे तो उनको कम से कम ट्रस्ट होना चाहिए। ना वो मीडिया ट्रायल हो रहा है उनका, ना उनका पार्लिमानी ट्रायल हो रहा है, बल्कि उनका उन्हीं के कोलीग्स ट्रायल कर रहे हैं। तो आई थिंक ये तो एक बड़ी जेन्युइन बात है। लेकिन इसमें ये देखा जाएगा हुकूमत ने जो भेजा है वो बाद में पता चलेगा कि वो सही था या गलत था, ये एक पहलू है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी समझ नहीं आई कि मैं इस बात में बड़ा हैरान हुआ जब मैं नून लीग का स्टैंड सुन रहा था। नून लीग तो जजेस के ऊपर हमले तो उन्होंने किए, मैंने कल के प्रोग्राम में बताया सजाद अली शाह की कोर्ट में, लेकिन अभी कुछ हफ्ते महीनों पहले तक जो है नून लीग जो बोलती थी जजेस के मुतल्लिक और आज जजेस के लिए जा रही है, इससे ज़्यादा पॉलिटिकल गिमिक्री हो नहीं सकती। ज़रा सुन ले नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा जजेस के मुतल्लिक कुछ हफ्तों पहले, कुछ अरसा पहले।
जज साहबान बुग़्ज़ से भरे बैठे हैं और कल उनका बुग़्ज़, उनका गुस्सा उनके अल्फाज में आ गया है। आपने देखा कि जो अल्फाज आए हैं इसमें, वो बुग़्ज़ अल्फाज के अंदर ढल गया है। अभी मेरे पास रज़ा रब्बानी साहब की वीडियो नहीं आई जो वो सैनट में खड़े होकर कह रहे हैं कि जनाब ये जजेस का, जर्नलों का, पार्लियामेंटेरियंस का सबका एहतसाब होना चाहिए। तो अब एहतसाब हो रहा है तो पीपल्स पार्टी ने उसको भी एक एजेंडा बना लिया, इशू बना लिया। फेल टू अंडरस्टैंड। लेकिन मैं आऊँगा पाकिस्तान के मरूजी हालात में। मुजाहिद बलवी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पेट्रोल 8 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर महंगा करने की समरी जो है ओगरा ने दी है। तो इस ईद के ऊपर हम नवाज शरीफ साहब को रोएं कि उनकी वजह से सूद चढ़ा और हमने फिर कर्जे लिए, फिर सूद चढ़ा, फिर IMF में गए, या इस मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस के ऊपर मुकाबला करें? योर टेक ऑन इट। देखिए, एक तो आपको इल्म है, मैं तो पहले अब कह चुका हूँ कि ये इमरान खान की वो एक ज़माने में बल्कि हमसे कहते थे बड़ी ज़बरदस्त पार्टी बनाई है, बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। और सॉरी टू से मैंने कहा ना, ये मैं कोई बहुत खुशी से या क्रिटिसाइज नहीं करा, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें अभी भी हैं। लेकिन ये अफसोस होता है कि खान साहब ने थोड़ा रेजिस्ट नहीं किया और मुझे नहीं इल्म के किन लोगों के प्रेशर पर, किन असबाब के सबब उन्होंने अपनी टीम को विड्रॉ करके उन तमाम लोगों को ले लिया जो आज बैठे हुए कह रहे हैं ना कि शरीफों ने और जरदारियों ने मुल्क तबाह कर दिया। तो ये वो तमाम हजरात हैं जो इनके शरीक करार हैं। मुझे नहीं इल्म, तो मुझे बता दें कि इनके कोई जो 18-19 वफाकी वज़रा हैं, ये सब पास में गुलाम सरवर हों, खुसरो हों, नमना मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। एक तो ये कि इन्हीं पर अगर हम समझें कि ये कोई तब्दीली का पेश खेमा बनेंगे, चाहे पेट्रोल होगा, चाहे एनर्जी होगी, तो कोई आप बहुत ज़्यादा हमें इससे जिसे मैं कहता हूँ मायूसी ही हुई। लेकिन एक दूसरी बात यह है, जो बात हमारे पुराने जो हमारे मेहमान कर रहे थे, पाकिस्तान में इदारे जो आप कहते हैं ना, इदारे बालातर होते हैं, इदारे कहाँ होते हैं? याह्या खान जैसा बदमश शख्स जब मशरक़ी पाकिस्तान को खून में नहलाया जा रहा था और आवान सदर में जाम लुढ़ा रहा था, कितने जो है उस वक्त के कोर कमांडर और लेफ्टिनेंट कर्नल ने उस पर एहतजाज किया। जब जस्टिस अनवारुल हक जुडिशल मर्डर कर रहा था भुट्टो का, या जस्टिस मुनीर से लेकर बाद में जजेस या ये चौधरी जब कुछ कर रहे थे, कितने आपके बारे और बेंचेस सब साथ खड़े थे। पाकिस्तान में इदारे हैं कहाँ? पाकिस्तान में फ़र्द के गिर्द जो है इदारे और सियासी पार्टियाँ भी घूमते हैं। शरीफों के बगैर तहरीक इंसाफ नहीं, इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ नहीं, भुट्टो के बगैर पीर पार्टी नहीं। ऐसे हम कहते हैं जी बड़ा इदारा। और आप चाहे फ़ौज हो, चाहे आपकी जुडिशरी हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हो, और हमारा मीडिया भी अब वही सब कुछ करता है। बहुत बहादुर आदमी है माशाल्लाह, इंडिपेंडेंट राय रखते हैं, मैं उसका दावा नहीं करता। तो हमारे जो चारों सुतून है ना, ये चारों सुतून जो है अब ये फर्द वाहिद पे खड़े। मुजाहिद साहब मुझे मरवाएंगे आप? नहीं बोलते न कहते हैं इसके बारे में। मेहरबानी करें, मैं इतना ही बहादुर हूँ मुजाहिद साहब जितना पाकिस्तान में बहादुरी अफोर्ड की जा सकती है, बस दैट्स इट जी। तो ये बड़ा मुझे तो लग रहा है अभी तौहीन अदालत का नोटिस ना आ जाए मुझे। हाँ जी, तौहीन अदालत का नोटिस चले। मुजाहिद भाई, आपकी गुफ्तगू सुन के जो है ना, मुझे तो खतरा पड़ गया कि आप मेरे खिलाफ ही साजिश में शरीक ना हो, मुझे बहादुर बनाते बनाते आगे जाऊंगा मैं। आप बिल्कुल ठीक। कुर्द साहब, जरा महंगाई पे बात कर लें, छोड़ दें सारी चीज़ों को, महंगाई पे ये बताएं कि इस ईद पे आपके इतराफ में लोगों का माहौल क्या है? क्या पहले से बेहतर है या पहले से वर्स है? जरा इस पे आ जाए कुर्द साहब, अवामी सेंटीमेंट के मुतालिक बताएं थोड़ा। कामरान शाहिद साहब, हमारे तमाम हाई कोर्ट्स में बैंक की फैसिलिटीज़ हैं, मतलब बैंक वहाँ पे मौजूद है। और जितने भी हाई कोर्ट का हमारा स्टाफ होता है, जो कि बहुत बड़ा स्टाफ है, उन सारे स्टाफ की जो सैलरीज हैं उन बैंक के ज़रिए पेमेंट होती है। और वैसे भी बाकी पाकिस्तान में बाकी मुलाजमीन के मुकाबले में हमारे जो हाई कोर्ट के जो मुलाजमीन हैं उनकी सैलरीज बेहतर है। आज मैं वहाँ पे मौजूद था, हाई कोर्ट में और बैंक में मौजूद था, एक लंबी लाइन लगी हुई थी, एक लंबी क्यू, और सारे अपने तनख्वाह मतलब वसूल कर रहे थे। सर, आप यकीन करेंगे कि मैंने कहा कि हाई कोर्ट के स्टाफ की तनख्वाहें ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान के दूसरे मुलाजमीन, मगर एक आदमी के चेहरे पर मुझे रौनक नज़र नहीं आई। एक आदमी अपनी महीने की सैलरी ले रहा है, तनख्वाह ले रहा है, और अच्छी तनख्वाह है, क्यों रौनक नजर क्यों नहीं आई? रौनक नहीं थी, इसलिए कि वो सोच रहा था कि ये पैसे जो मुझे मिलेंगे मैं इसे करूं क्या, मैं करूं क्या इससे।
इन पैसों से मैं ईद गुजारूं, रमज़ान का आखिरी अशरा गुजारूं, बच्चे के लिए बूट लूं, बच्चों ये क्या करूं मैं, एक महीना कैसे गुजारूं। इसमें इस लिहाज से देखें, पहले भी लोग, हम इस मुल्क में पहले भी लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे थोड़े बहुत छोटे मोटे उसे, मगर अब जो महंगाई आई है, जो हाई प्राइसेस हैं, आप खुदा की कसम जब आप बाज़ार में निकलते हैं ईमानदारी से आप कहते हैं, एक आप आदमी के पीछे जाएं, एक मुलाजिम जो बाज़ार में कोई सौदा सलफ लेने गया है आप उसके पीछे जाएं, आप देखें वो जिस तरीके से वो पैसे निकालता है, वो ऐसे निकालता है कि वो अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया निकाल रहा है। जब वो कीमती सरमाया निकालता है तो उसको अजनास की सूरत में थोड़े से अजनास मिलते हैं और उसका नोट, 1000 का नोट जो है नज़र नहीं आता। ये क्या, तो हुकूमतें हम इसलिए नहीं बनाते, हमने इदारे इसलिए नहीं बनाए, हुकूमतें इसलिए नहीं बनाए, हमने MNA और MPA इसलिए इलेक्ट नहीं किए कि जो तो खुद बादशाही करें, जो तो खुद शहनशाह हो और आम आदमी के पास कुछ नहीं हो। आप जब डॉलर, आपने डॉलर बढ़ाया 10 दफ़ा बढ़ाए, मगर जब डॉलर आप बढ़ाते हैं और आम आदमी की ज़िंदगी पे उसका असर बनता है तो आप फिर काबिल, आप फिर आपको जो आप जुर्मदार हैं, फिर आपसे पूछा जा सकता है। मुझे डॉलर से कोई ताल्लुक़ नहीं, मुझे यूरो से, पाउंड स्टर्लिंग से कोई नहीं, मगर जब उसका असर आम गरीब आदमी पे पड़ता है, खुदा की कसम दुकानदार ऐसे बैठे होते हैं, वो कहते हैं साहब जो हमारी पहले इनकम होती थी अभी आधी से भी कम है। एक कुर्सा वैसे एक बात है जी 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 कंप्लीट कर लें फिर मैं जी मैं कहता हूँ बेकरी वालों ने कहा है मुझे, उन्होंने कहा जो सा सामान हम पहले 280 में लेते थे 310 में बेचते थे, आज 600 में बेचते हैं। अकुर साहब, लेकिन पिछले 5 साल से आप मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं और हमारे लिए बड़ा वो है कि आप अपना एनालिसिस देते हैं, लेकिन उस वक्त भी आप नवाज शरीफ साहब के दौर में भी महंगाई और अवाम की जो है बुरे हालात के मुताबिक इस तरह फरमा रहे होते थे, तो फ़र्क तो कोई नहीं है, कोई फ़र्क तो नहीं ज़्यादा नवाज शरीफ की हुकूमत में और जो इनकी हुकूमत अभी नहीं आई है। जी नहीं, फ़र्क होना चाहिए कामरान शाह साहब, मैंने हाँ फ़र्क होना चाहिए, ये बात सही है आपकी। इंतखाबात एक बहुत बड़ा ड्रामाई असर रखते हैं। अगर इतना बड़ा इंतखाब हुआ, 22 करोड़ आवाम के मुल्क ने वोट डाले, अगर कोई असर नहीं है तो मैं क्या करूंगा उस इंतखाब को। बिल्कुल ठीक है जी, देखिए डेमोक्रेट आदमी हूं मैं। सर आपका ये पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, फ़र्क होना चाहिए था, आपको लगता है फ़र्क नहीं है इस हुकूमत में और पिछली हुकूमत? महंगाई को लेकर देख लें, अवाम के रिलीफ को लेकर देख लें। जी आपको मुबारकबाद देने से पहले मैं एक दो जुमले कहना चाहता हूं कि मुजाहिद बरेलवी साहब और मुझे किसी दिन बिठा लीजिएगा 71 पर कि कौन बदमस्त था, कौन शराब के नशे में धुत था, कौन जाम लुटा रहा था, वो छोड़ दें, सारे ऐसे ही थे। उस वक़्त हर किसी ने अपने अपना किरदार अदा किया। लेकिन आज मुजाहिद बरेलवी साहब, पाकिस्तान बदल रहा है। एक्स आर्मी चीफ लास्ट मोहलत पर है, अदलिया की लास्ट मोहलत दी गई है। एक्स DGISI ECL पर है। एक लेफ्टिनेंट जनरल को उम्र कैद हो गई है और एक ब्रिगेडियर को सजाए मौत हो गई है। नवाज शरीफ साहब जेल में हैं, जरदारी साहब पेशियां भुगत रहे हैं। और जो आपके वो जो जाहिद इब्राहिम साहब हैं, मुझे बड़ा हैरान हुआ है कि वो इतने बड़े कैसे उनको इतनी बड़ी सीट पे लगा दिया। उन्होंने उनका फ़िक्रा ख़त में देखिए, अदलिया की साख नाकाबिले मुआखज़ा है। हजूर मान लिया अदलिया की साथ नाकाबिले मुआखज़ा है, मगर अदलिया काबिले मुआखज़ा है, ये आपने ही अपना फोरम बनाया हुआ है। और फैसले आने से पहले ये इस तरह के डिसीजंस और इस तरह की अपोजिशन और इस तरह की बातें और इस तरह का ये मुल्क के साथ खिलवाड़ है और जुल्म है। दूसरी बात आपकी आ जाए महंगाई पर, तो उससे पहले आपको एक नज़म सुनाता हूँ। एक था चिड़ा, एक थी चिड़ी, दोनों की शादी हो गए, दोनों चिड़चिड़े हो गए। बात आपको मुबारकबाद जो देनी थी वो ये देनी थी कि साईं बुजदार के 35 वज़रा हैं, 5 मुआवने खसूसी हैं, 5 मशीर हैं, 35 पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, कायमा कमेटी के चेयरमैन अलग हैं, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 40 तर्जमान और रख लिए हैं। आपको मुबारक हो, आपकी तनकीद के बाद उनको पता चला कि बंदा 2-4 थोड़े हैं, ज़्यादा रखें। 4 कोऑर्डिनेटर भी रख लिए हैं, तो ये 44 ये हो गए। सरकारी गाड़ी भी मिलेगी, दफ्तर भी मिलेगा, टेलीफोन भी मिलेगा। अब मैं सोचता हूँ कि ये जो 44, ये 35 वज़रा, 5 मुआवने खसूसी, 5 मशीर, 35 पार्लिमानी सेक्रेटरी, ये बताया क्या करेंगे? ये बड़ा। लेकिन भट्टी साहब, हैरानकुल बात यह है कि अवाम से तो सेक्रीफाइस मांग रही है हुकूमत, लेकिन उनके मुशीरों की तादाद बढ़ती जा रही है।
ये कैसी अजीब बात है वैसे। हाँ नहीं, हाँ और नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बताया, ये ट्रंप के हैं कि मौजे तुंग के हैं कि सिंगापुर के ली कुआन के हैं कि कारकर्दगी इतनी हो गई है कि अब वो डुल बाहर आ रही है और बताया नहीं करें। फिर मुझे ख्याल आया 2 घंटे सोचने के बाद कि जब 325 दिन गुजार कर रियाम खान 600 सफ़े लिख सकती है इमरान खान की जिंदगी पर, तो ये भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, इसी पे करते हैं, इसी पे आपका आर्गुमेंट क्लोज कर। जनरल साहब, यू हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड टू व्हाटएवर डिस्कशन हैज बीन गॉन, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं ये कि क्या पाकिस्तान अब कुछ बदल तो रहा है? देखिए ये जनरल बाजवा ने शुरू किया ट्रेंड के, उन्होंने बताना शुरू किया कि फौज का एहतसाब जो होता है पहले उसको नहीं उस तरह बताया जाता था ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि फौज में भी एहतसाब हो रहा है। जो बहुत लोग कहते थे ना कि एहतसाब सिर्फ कुछ लोगों का होता है, उनका नहीं होता, तो ये बड़ी अच्छी बात है, हमें बताया गया, आज भी बताया गया है। इससे ये चलता है पता कि कोई इदारा जो है वो कानून से बरातर नहीं है, ठीक है, उनका मैकेनिज्म डिफरेंट है। तो मुझे थोड़ा एक तो ये बता दीजिए कि इसे असद दुरानी साहब का भी आ गया, कोर्ट मार्शल उनका होगा, तो अभी उनकी सज़ा का तयन नहीं हुआ, तो कोर्ट मार्शल इटसेल्फ एक सज़ा है, इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और दूसरा, आज का पाकिस्तान आपको कितना डिफरेंट लगा पिछले पाकिस्तान से, जबकि ईद आ रही है, आपने पिछली ईद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में देखी थी, महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, लोगों के रिलीफ के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। जी थैंक यू कामरान। पहली बात यह है कि फ़ौज में एहतसाब कोई नई बात नहीं है। जनरल कियानी ने 4 मेजर जनरल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी और उन्हें घर भेजा था। उससे पहले जनरल मुशर्रफ ने 3 मेजर जनरल्स को घर भेजा था, और आज इन्होंने कुल तकरीबन छोटे बड़े मिलाकर 200 आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है। कोर्ट मार्शल ज़रूरी नहीं है, डिसिप्लिनरी एक्शन जो वार्निंग, डिमोशन, लॉस ऑफ सीनियरिटी और घर भेजने तक शामिल है उसमें। तो ये एहतसाब हमेशा से होता आया है। अब उन्होंने चूंकि पूरी एक नहीं बताना पहली दफा शुरू किया है ना आर्मी चीफ ने, मैं ये कह रहा हूँ अच्छी डेवलपमेंट है जी, इससे जरा चलता है बताना जी। हाँ बिल्कुल, पहले भी बताया जाता था लेकिन आज के हालात में। तो दूसरी बात यह है, मैं मायूस कुन शख्स नहीं हूँ, न मायूसी को नजदीक आने। नहीं, मैं पूछा था असद दुरानी साहब का कोर्ट मार्शल हुआ है, ये इटसेल्फ कोई सजा है या कोई सजा को मिलनी है इसके अलावा, जरा ये भी बता दें। नहीं देखिए, जो FGCM होता है वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है, ठीक है। उसके अंदर सजा का तयन ये कोर्ट करती है। जिस दिन ये कोर्ट को सजा का तयन कर देगी तो वो सजा सामने आ। अच्छा बस ये मैं क्लियर, ठीक है। जनरल कोर्ट अब आ जाए जरा मौजूदा हुकूमत और पिछली हुकूमत पे। जी जी, महंगाई को लेकर, ईदों को लेकर, लोगों के उस पर लेके जी। देखें, मुल्कों की सिमतें रातों रात नहीं बदलती। मैं समझता हूं अगर आर्मी जैसे अदारे में जिसे सीक्रेट काउज समझा जाता था, मैं तकरीबन आपके साथ मेरा पहला मीडिया पे इंटरव्यू हुआ था आज से 12 साल पहले। जी जी, मैं आप सवात में GOC के दोस्तों से मिल रहा हूं और मुझे एक बात सुननी पड़ती है हमेशा, जो मेरे मीडिया के दोस्त कहते हैं, सर जिस दिन जुडिशरी और आर्मी का एहतसाब शुरू हो गया हम समझेंगे मुल्क में हर शख्स काबिल एहतसाब है। आज वो खुशकिस्मती से दिन है जब जनरल का भी कोर्ट मार्शल हो चुका है, ब्रिगेडियर को सजाए मौत हो चुकी है, और 3 जजेस जो हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब रही PTI की गवर्नमेंट, अगर इनको भी 1,76,00,000 वोटर ने चुना है, अगर उनको लगा कि ये गलती हुई है तो अगली दफा ये भी डस्टबिन में चले जाएंगे। नहीं सर, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको लगा कि 9-10 महीने में इमरान खान साहब की डायरेक्शन इस तरफ है कि आप इस मुल्क को प्रॉब्लम से निकाल सकेंगे? मैं समझता हूँ बिल्कुल जी, एक दयानतदार शख्स जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे कभी उम्मीद है कि जिस तरह बैरूनी ममालिक से एक्स्ट्राडिशन के ट्रीटीज हो रहे हैं, जिस तरह बेलाग एहतसाब हो रहा है, जिस तरीके से वो अपनी पार्टी के आदमियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जाहिर है ओवरनाइट हथेली पे सरसों नहीं जमाई जा सकती। राइट, एक ब्रेक लूंगा जी मैं इसी पे। एहतसाब का दिन चल रहा है, जनरलों के एहतसाब भी हो रहे हैं। हमारे सामने कोर्ट मार्शल हुए, एक बड़े रिस्पेक्टेड जज है उनके हवाले से, और सिंध हाई कोर्ट के जज जिनका रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चला गया है, सभी का एहतसाब होना चाहिए। लेकिन मैं हैरान इस बात में जिस तरह इसको पोलिटिसाइज किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग ने। अभी कुछ दिन पहले रजा रबानी क्या कह रहे थे जजेस के एहतसाब को लेकर, सुन लेते हैं। आज भी मैं आपसे कहता हूं कि इस मुल्क में वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी नहीं चलेगी। सिर्फ पॉलिटिशियन करप्ट नहीं है,
माशरे का हर फर्द अनफॉर्चुनेटली करप्ट है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. If there is to be accountability, then let there be across the board accountability. Let the judiciary be accountable. Let the civil and military bureaucracy be accountable. लेकिन उसके लिए we are not ready. क्या तबसरा करो जी इसके ऊपर? पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है और कुछ नहीं, कानून से बलातर कोई नहीं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. नेक्स्ट वीक तक के लिए दीजिए इजाजत. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.